देखिए, आज हम आपको कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण के बारे में बता रहे हैं। पहले समझिए, जो कार्बनिक यौगिक हैं अर्थात जो कार्बन से मिलकर कोई यौगिक बनता है तो उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्योंकि कार्बनिक यौगिक कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको अलग अलग भागों में क्या किया, वर्गीकरण किया गया है। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण जो किया जाता है इसके आधार पर, उसकी संरचनाओं के आधार पर, उनकी किसके आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर, उनकी संरचना संरचना मैंने कैसी बनावट है उसके आधार पर किया जाता है, संरचनाओं के आधार पर। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण किसके आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर किया जाता है। अब आप इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है इसके बारे में बता रहे हैं। अर्थात हमने पहले बता दिया कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, संरचना के आधार पर, संरचना माने बनावट के आधार पर। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण किया गया है तो पहले दो भागों में बांटा गया। कई भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। तो पहला होता है खुली श्रृंखला। कौन श्रृंखला हो जाती है, खुली श्रृंखला हो जाता है। खुली श्रृंखला यौगिक हो जाते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक हो जाते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक। ये जो खुले अवस्था में जो आपका बंद नहीं है, खुली श्रृंखला यौगिक हो जाते हैं। या इसी को हम क्या कहेंगे, अचक्रीय। चाहे खुली श्रृंखला कहिए चाहे अचक्रीय कहा जाएगा, अचक्रीय, अचक्रीय यौगिक। ये एक नाम और देते हैं, क्या देते हैं, अचक्रीय यौगिक, अचक्रीय यौगिक। या इसे कहेंगे एलिफैटिक। क्या नाम दिया जाएगा, एलिफैटिक, एलिफैटिक, एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक क्या हो जाएगा, यौगिक। तो देखिए, पहला हमने किसमें बांटा कार्बनिक यौगिकों को, खुली श्रृंखला यौगिक या अचक्रीय यौगिक या एलिफैटिक यौगिक। दूसरा क्या हो जाता है, बंद श्रृंखला यौगिक। जो बंद माने चैन बनाते हैं, बंद अवस्था में चैन होना चाहिए, गोलाकार, जैसे माला बांधते हैं तो पूरा बंद रहता है ना, तो उसे बंद अवस्था का जो चैन होता है कार्बनों का, वो बंद श्रृंखला यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, बंद श्रृंखला यौगिक। जैसे आप यही समझिए, जैसे चैन होता है तो चैन को लड़ी अगर खोल दिया जाए उसको, तो वो एक सीधी श्रृंखला बन जाती है। देखिए, चैन जैसे होता है, गले में पहना जाता है ना, अगर गले में नहीं पानी खोल देंगे तो एक सीधी श्रृंखला बन जाएगी। तो उसे खुली श्रृंखला समझिए, कार्बनों का खुली श्रृंखला, और जो लड़ी लगी है उसको कार्बन समझिए। तो खुली श्रृंखला यौगिक या अचक्रीय, चक्र का आकार रहेगा नहीं, अचक्रीय, या उसका अलग नाम क्या दिया गया, एलिफैटिक कहा जाएगा। और बंद अगर बालक गले में आप चैन पहन लिए तो उसको जब जोड़ दिया जाएगा तो एक बंद श्रृंखला बन जाएगी। तो बंद श्रृंखला यौगिक या बंद हो जाएगा तो देखिए चक्र में हो जाएगा ना, तो उसे क्या कहेंगे, चक्रीय यौगिक। क्या हो जाएगा, चक्रीय यौगिक। क्या कहेंगे, चक्रीय यौगिक। अब आप जो खुली श्रृंखला यौगिक है या चक्रीय यौगिक या एलिफैटिक यौगिक, ये आपका एक ही प्रकार का होता है, लेकिन बंद श्रृंखला जो होती है दो प्रकार के होते हैं। अब दो क्या आएगा, जैसे सम और विषम के आधार पर, अगर कार्बन की संख्या सम है तो सम संख्याएं हैं तो सम चक्रीय यौगिक कहा जाएगा, अगर विषम है तो विषम चक्रीय यौगिक कहा जाएगा। तो क्या हो जाता है, सम चक्रीय यौगिक और विषम। सम माने जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, ये सब क्या है, सम चक्रीय यौगिक हैं। इनकी संख्या रहेगी तो सम चक्रीय रहेगी, सम चक्रीय यौगिक, सम चक्रीय यौगिक हो जाएगा। सम चक्रीय यौगिक कहेंगे, या इसका नाम और रखा गया कार्बो चक्रीय। क्या कहा जाता है, कार्बो चक्रीय, कार्बे चक्रीय कहा जाएगा, कार्बे चक्रीय हो जाएगा। देखिए, कार्बे चक्रीय कहिए या सम चक्रीय। दूसरा क्या हो जाएगा, हमने होता है विषम, विषम संख्या, जैसे आपका 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, अगर कार्बन संख्या ये है तो उसे हम कहेंगे विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक।
विषम चक्रीय यौगिक हो जाएगा। तो देखिए बंध श्रृंखला को दो भाग में बांटा गया, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। अब जो समचक्रीय यौगिक है उसको भी दो भागों में बांटा जाएगा। विषम को तो ही रहेगा लेकिन सम को दो भागों में बांट दिया जाएगा। देखिए समचक्रीय यौगिक पहला होता है एलिसाइक्लिक यौगिक या एरोमेटिक यौगिक। क्या कहा जाएगा? एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक क्या हो जाएगा? यौगिक। एलिसाइक्लिक और साइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक। और दूसरा क्या होगा हमने बताया? एरोमेटिक यौगिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक क्या हो जाएगा? यौगिक। एरोमेटिक यौगिक हो जाएगा। एरोमेटिक यौगिक। ये देखिए ये कार्बन यौगिकों का वर्गीकरण है। पहले हमने क्या किया? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? मैंने चैन के लिए बताया गया। चैन खुला है आपका, गले में जो पहना जाता जो है तो वो खुली श्रृंखला हो जाएगा। अगर चैन बंद है तो बंद श्रृंखला यौगिक हो जाएगा। तो खुली श्रृंखला को एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है। और देखिए बंद श्रृंखला दो प्रकार की होती है। अगर कार्बन की संख्या आपकी लड़ी जो है जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, हाँ 8 हो तो समचक्रीय यौगिक या कार्बोचक्रीय कहलाएंगे। अगर मान लिया 7 है, 5 है, 9 है तो विषम चक्रीय यौगिक कहलाएंगे। फिर आपका समचक्रीय यौगिक दो भागों में बांटा गया, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। ये तो कार्बनिक यौगिकों का क्या था? वर्गीकरण था। अब एक एक करके आपको बता रहे हैं इसमें। देखिए खुली श्रृंखला यौगिक वह होता है, पहले समझिए। देखिए खुली श्रृंखला यौगिक किसे कहा जाता है? जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु एक खुली श्रृंखला होती है उन्हें खुली श्रृंखला यौगिक एलोफैटिक यौगिक कहा जाता है। जैसे समझिए, जैसे हमने लिख दिया CH3 और CH2 और CH3। अब समझिए एक सीधी खुली श्रृंखला है। क्या है? सीधी खुली श्रृंखला है। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे? प्रोपेन कहा जाएगा। तो ये खुली सीधी श्रृंखला है तो खुली श्रृंखला यौगिक हो जाएगा। और बंद श्रृंखला यौगिक क्या होते हैं? देखिए बंद श्रृंखला यौगिक किसे कहा जाएगा? जिन कार्बनिक यौगिकों में परमाणु जो होते हैं एक बंद श्रृंखला होती है उसे बंद श्रृंखला यौगिक या चक्र यौगिक। जैसे आप समझिए बेंजीन क्या होता है? बेंजीन C6H6 होता है। अब आप समझिए बेंजीन की संरचना जो बनती है इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। तो आप देखेंगे बंद श्रृंखला यौगिक की संरचना बनेगी। ये संरचना बन जाती है, ये संरचना बन जाती है। ये संरचना एक बंद श्रृंखला यौगिक है। अब 6 हाइड्रोजन तो 6 हाइड्रोजन पे जोड़ दीजिए आप। अभी इसमें 3 जगह डबल बॉन्ड पाया जाता है जो चलायमान होता है, उसको आप जोड़ दीजिए। केनुके का संरचना सूत्र है बेंजीन के लिए। अब देखिए एक बंद श्रृंखला यौगिक हो गया तो बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहलाए। अब इसके आगे हमने बस क्या बताया? समचक्रीय और विषम चक्रीय। तो समचक्रीय यौगिक वे होते हैं जिनमें देखिए समचक्रीय यौगिक तो भी चक्रीय ही रहेंगे। तो समचक्रीय यौगिक देखिए ये एक चक्रीय यौगिक है जिसे बंद श्रृंखलाओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? सम होती है तो समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे आपको बेंजीन दिया गया तो 6 है ना तो समचक्रीय यौगिक हो जा रहा है। अब विषम चक्रीय यौगिक के लिए आप देखिए तो अब विषम चक्रीय जो यौगिक हो जाएंगे तो विषम चक्रीय जैसे आपका C5 हो गया, H5 हो गया और क्या हो गया? N हो गया। तो इसमें 5-5 है अर्थात इसे क्या कहेंगे? पिरिडीन। तो पिरिडीन की जो विषम अवस्था है ना 5-5 विषम है तो विषम चक्रीय यौगिक कहा गया। अब समचक्रीय यौगिक को आपको देखने 2 भागों में बांटा गया। क्या भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। समचक्रीय यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए समचक्रीय यौगिक को क्या किया गया? इधर बता दिया इसलिए मिटा देंगे। समचक्रीय यौगिक 2 भागों में बांटा गया, एक एलिसाइक्लिक यौगिक एक एरोमेटिक यौगिक। तो एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होता है? क्या समझेंगे? एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होता है? एलिसाइक्लिक यौगिक क्या है? ये कार्बन से ही नहीं थे तो कार्बन का वर्गीकरण आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं? देखिए एलिसाइक्लिक यौगिक वह होता है
या कार्बोचक्रीय, यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, कार्बोचक्रीय भी कहा जाएगा। तो कार्बोचक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों को गुणों से मिलते जुलते हैं। किससे मिलते हैं? एलिफैटिक, जो आपको यहाँ लिखा गया था एलिफैटिक, अभी आप बताए हैं। तो एलिफैटिक एक सीधे श्रृंखला यौगिक थी। तो ये जो एलिसाइक्लिक यौगिक है, इसका गुण किससे मिलता जुलता है? एलिफैटिक से मिलता है। किससे मिलता है? एलिफैटिक से गुणों से मिलता है। एलिफैटिक के गुणों से क्या करता है? एलिसाइक्लिक यौगिकों का गुण क्या होता है? मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वह कार्बोचक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के गुणों से मिलते जुलते हैं, उन्हें हम एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। जैसे साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ये आपके क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक कहिए या एलिफैटिक कहिए, लेकिन ये चक्रीय अवस्था में है। लेकिन इसका गुण किससे मिल रहा है? इसका देखिए, इसका गुण किससे मिला? एलिफैटिक यौगिकों के गुणों से मिल रहा है। तो इसको हम क्या कहे हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक कहा गया है, जिसका गुण किससे मिलता है? एलिफैटिक यौगिकों से मिलता है। ये चक्रीय होते हैं, लेकिन गुण किसका होता है? खुली श्रृंखला का गुण करते हैं। अब आपका अगला क्या आ रहा है? एरोमैटिक यौगिक। किससे आ रहा है? एरोमैटिक यौगिक। अगला देखिए क्या हो जाएगा? एरोमैटिक, जो आपका यहाँ अगला भाग है, क्या हो जाएगा? एरोमैटिक यौगिक। एरोमैटिक यौगिक, एरोमैटिक क्या हो जाएंगे? यौगिक हो जाएगा। अब देखिए एरोमैटिक यौगिक क्या होता है। जैसे हमने बेंजीन के बारे में बताया अभी कि देखिए बेंजीन C6H6 होता है, एक सक्रिय संरचना ने बनाया था। तो यह कौन सा यौगिक है? एरोमैटिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? एरोमैटिक यौगिक है। देखिए बेंजीन या अन्य चक्रीय जो यौगिक हैं, जो रासायनिक व्यवहार बेंजीन के समान प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या कहा? चाहे बेंजीन ले लीजिए या अन्य चक्रीय जो यौगिक हैं, जिनका वो किसके समान प्रदर्शित होता है? बेंजीन के समान, बेंजीन के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? एरोमैटिक यौगिक कहा जाता है। हमने ये क्या कहा? चाहे बेंजीन हो या अन्य चक्रीय जो यौगिक है, जिनका गुण बेंजीन के समान प्रदर्शित होता है, उसे हम एरोमैटिक यौगिक कहते हैं। अब बेंजीन है क्या? बेंजीन है क्या? देखिए बेंजीन के बारे में हम बता रहे हैं कि बेंजीन आपको एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। बेंजीन आपका एक चक्रीय कार्बनिक क्या है? यौगिक है। तो बेंजीन का सूत्र और सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। अब देखिए बेंजीन जो है, इसके सूत्र की जो संरचना हमने बनाए थे बाबू, जो हमने संरचना देखिए फिर बना दे रहे हैं, जो संरचना हम बनाए थे, तो यह संरचना का कौन अध्ययन किए थे, कौन इस संरचना इसको दिए थे, उस वैज्ञानिक का नाम हम बता रहे हैं आपको। तो इन्होंने ख्वाब देखा था, ख्वाब माने स्वप्न देखे थे, इस संरचना का उन्होंने ख्वाब देखा था, और वही संरचना इसका सही जो है बन गया था। देखिए ये संरचना आपका बनाया गया था। तो इस संरचना को कौन दिए थे? केलुके। क्या होते? केलुके एक वैज्ञानिक थे। केलुके एक जो है वैज्ञानिक थे, जो बेंजीन की संरचना दिए थे। अब देखिए ये डबल बॉन्ड है, अर्थात असंतृप्त गुण प्रदर्शित करता है। डबल ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्त कार्बनिक होते हैं। तो लेकिन आप ये बात समझिए, असंतृप्त तो है यह, लेकिन गुण किसके समान व्यक्त करता है? तो यह बेंजीन असंतृप्त का गुण तो समानता प्रदर्शन नहीं देता है। यह कौन अक्रिया करता है? योग अक्रिया करता है। योग अक्रिया क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। जैसे अगर डबल बॉन्ड होता है, तो वह आपका देखिए डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असंतृप्त। तो उनका गुण होता है कि वह योग अक्रिया देगा। योग वाली जोड़ने वाली, जो जैसे जो यौगिक आपस में जुड़ जाएंगे, योग अक्रिया देगा। लेकिन यह बेंजीन योग गुण व्यक्त नहीं करता है, ये तो है असंतृप्त, लेकिन यह योग अक्रिया का क्या करता है? विरोध करता है, अर्थात असंतृप्त के समान व्यवहार यह व्यक्त नहीं करता है। यह क्या देता है? इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन क्रिया देता है। जो कौन देते हैं? असंतृप्त यौगिक देते हैं। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन क्रिया देता है। यह योग क्रिया का विरोध कर रहा है, अर्थात असंतृप्त के समान व्यवहार नहीं व्यक्त करता, यह संतृप्त के समान व्यवहार व्यक्त करता है बेंजीन। अब ये तो आपका एक और सच्चा सूत्र दिए थे, कोलेके ने दिया था। कोलेके ने वैज्ञानिक ने दिए थे इसकी संरचना। अब आप चलिए विषम चक्रीय यौगिक किसमें आएंगे? अभी देखिए विषम चक्रीय यौगिक हमारा बचा हुआ है।
तो विषम चक्रीय यौगिक आपको बारे में बताया तो है, लेकिन आप इसको जान लीजिए विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। जिसमें आपका विषम अणु पाए जाएंगे कार्बन के, उसे कहा जाएगा विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। लेकिन इसके गुणों के बारे में बताएंगे, क्या इसका गुण होता है विषम चक्रीय यौगिक। अब देखिए, ये जो विषम चक्रीय यौगिक होते हैं ये एक बंद श्रृंखला होती है। आपको पहले बताया गया कि आपको बंद श्रृंखला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक बंद श्रृंखला यौगिक होती है जिसमें बंद श्रृंखला में कार्बन जो परमाणु के अतिरिक्त अन्य चीज क्या पाया जाता है, ये नाइट्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, ये सल्फर आदि परमाणु भी इसमें होते हैं। तो ये विषम चक्रीय यौगिक होता है। जैसे आपका फ्यूरेन होता है, थायोफिन होता है, फ्लोर होता है, ये विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। जैसे पिरीडीन, तो पिरीडीन के साथ आप बनाइए, देखिए इसमें क्या कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। बाबू क्या कार्बन होता है, 5 कार्बन। पिरीडीन में देखिए 5 कार्बन हो गया। तो अब ये इससे जुड़ा होता है, ये कार्बन इससे जुड़ा होता है। तो अब यहाँ पर जो है जो पाया जाता है कि नाइट्रोजन परमाणु होता है, बाकी आपका हाइड्रोजन 5 हो जाएगा। तो हमने बताया विषम चक्रीय यौगिक में जो कार्बन के साथ साथ आपका क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये अतिरिक्त आदि तत्व भी परमाणु इसके जुड़े होंगे। तो देखिए यह किस संख्या व्यक्त करता है, विषम चक्रीय संख्या व्यक्त करता है। तो विषम परमाणु तो विषम संख्या व्यक्त कर रहा है। ये पिरीडीन है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C5 हो जाएगा, H5 और N हो जाता है, यह पिरीडीन है। तो विषम चक्रीय यौगिक है। अब देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ने बताया तो इसमें पाया जा रहा है। तो ये विषम चक्रीय यौगिक होते हैं जो बंद श्रृंखला तो हैं, कार्बन के परमाणु के अतिरिक्त इसमें क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर पाए जाएंगे। ये सभी क्या होते हैं, विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। तो ये आपका पिरीडीन है। पिरीडीन का उदाहरण हमने लिया, देखिए 5 कार्बन है अर्थात विषम है। तो ये आपका विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। एक वैज्ञानिक थे हेकल, क्या थे, हेकल। अब हेकल का एक नियम होता है, चाहे हेकल नियम कहिए चाहे 4n+2 कहिए। अब इसका वर्णन हम आगे कर रहे वीडियो में, अभी बताएंगे आपको अगले वीडियो में। देखिए अब आपको हमने बता रहे हैं जो हेकल वैज्ञानिक क्या किए थे। देखिए एरोमेटिक प्रदर्शित करने के लिए, एरोमेटिक आपका जो गुण होता है प्रदर्शित करने के लिए अणु की जो है समतलीय रिंग आपकी क्या होती है, संरचना होती है। अब इसके जो और जो अणु होते हैं हेकल नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो हेकल नियम है क्या, हकल है, हा का और हकल नियम है। हकल का नियम है क्या, हकल का नियम है क्या, हकल का नियम है क्या। देखिए हकल का नियम क्या होता है, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं इसकी जो संरचना होती है हकल का नियम का पालन करते हैं। तो क्या होता है, जो सभी एरोमेटिक यौगिकों के अणु में जो समतलीय रिंग होता है, चाहे 4n+2 का आपका नियम का पालन करें, कहिए विस्थापित आपका क्या इसमें पाया जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे डबल बॉन्ड है तो बाबू पाई इलेक्ट्रॉन आपका होना आवश्यक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यह जो नियम है 4n+1 के का नियम हो और चाहे हेकल नियम का क्या करते हैं, नियम कहलाता है। देखिए हमने क्या बताया, सभी एरोमेटिक यौगिकों के अणु में समतलीय रिंग या में 4n+2 का विस्थापन क्या पाता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यह नियम जो है 4n+ का नियम या हेकल का नियम, हकल का नियम कहलाता है। अब n जो होगी एक पूर्णांक संख्या होगी, n बराबर आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, यह पूर्णांक संख्या होती है। देखिए आज कोई पूर्णांक क्या होगी, संख्या होगी। जैसे बेंजीन अणु ले लीजिए बाबू, बेंजीन अणु की जो संरचना होती है क्या होती है, समतलीय, समतलीय और क्या होती है, खष्टकोणीय होती है। समतलीय खष्टकोणीय जो संरचना हम बनाए थे भी, तो खष्टकोणीय क्या बनती है, संरचना बनती है। अब इस रिंग में 6 विस्थापनीय क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होता है। 6 विस्थापनीय पाई इलेक्ट्रॉन है जो हेकल नियम के, हकल नियम के क्या होता है, अनुसार होता है। 6 विस्थापनीय क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 विस्थापनीय पाई इलेक्ट्रॉन होता है जो हकल नियम के अनुसार होता है। ये हकल का नियम है। अब आप चलिए आइए हाइड्रोकार्बन पर। देखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाएगा, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े होंगे उसे हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाएगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाएगा।
तो जैसे आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या इसमें कार्बन आपका पाया जाता है? कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं बाबू, ये आणविक अवस्था में ही ऐसा रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका कार्बन के यौगिक नहीं होते हैं। तो आप यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिला कोई यौगिक बना है तो उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। देखिए अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे कहा जाएगा? देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, अगर सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है उससे कोई आपका परमाणु, जैसे आपका हाइड्रोकार्बन, देखिए कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब ये क्या है? हमारा एथेन है। तो एथेन एक सिंगल बॉन्डों के द्वारा देखिए प्रत्येक जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कम से कम उसमें आपका एक जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त। जैसे आप ले लीजिए एथिलीन, क्या ले लीजिए? एथिलीन, एथिलीन ले लीजिए। तो अब ये एथिलीन ले लीजिए, चाहे एसिटिलीन ले लीजिए, क्या ले लीजिए? एसी और क्या हो जाएगा? टीलीन, एसिटिन ले लीजिए। अब इसमें आप देख रहे हैं जैसे हम इसकी संरचना बनाएंगे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़ा होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड पाया गया अर्थात कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एसिटिन के संरचना बना दे रहे हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये किसके आपको देखिए एसिटिन होता है। अब इसको हम क्या लिखेंगे? C2H4 कहा जाएगा, इसका आणविक सूत्र होगा, इसका C2 और H2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है या आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। अगर सिंगल बॉन्ड आपका पाएगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाएगा तो क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। ये तो आपका हाइड्रोकार्बन थे। अब आप एक प्रासित करेंगे क्या? देखिए आप आईपीएससी नाम लिखते हैं तो अब उसमें हम बता रहे हैं आईपीएससी नाम लिखते समय क्या किया जाता है। जैसे आप इस बात को समझिए, अगर कार्बन की संख्या क्या है? 1 है, तो एक कार्बन की संख्या, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? मेथ। क्या प्रयोग किया जाएगा? अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? मेथ प्रयोग किया जाएगा। अगर सिंगल कार्बन है तो मेथ करेंगे, अगर डबल कार्बन है, 2 कार्बन है, तो उसके लिए क्या हम प्रयोग करेंगे? एथ प्रयोग किया जाएगा। ये कार्बन को गिनती में गिना जाता है। तो अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा। अगर 3 कार्बन है तो आप क्या कहेंगे? उसको प्रोप कहेंगे। क्या कहा जाएगा? प्रोप कहा जाएगा। अगर 4 कार्बन है तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्यूट कहा जाएगा। 4 कार्बन को क्या कहा जाता है? ब्यूट कहा जाता है। 4 को ब्यूट कहेंगे, 5 को क्या कहेंगे? हम पेंट कहेंगे। 5 को क्या कहा जाएगा? पेंट कहा जाएगा। और 6 को क्या कहा जाएगा? अगर 6 कार्बन है तो उसको हम क्या कहेंगे? हेक्स कहेंगे। 6 को क्या कहेंगे? हेक्स कहा जाएगा। 6 को हेक्स कहेंगे, 6 कार्बन को हेक्स कहा जाएगा। आईपीएससी में लिखते समय कार्बन की संख्या काउंटिंग की जाती है। तो 1 को मेथ, 2 को आपका एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स कहा जाएगा। अगर 7 है तो उसको क्या हम कहेंगे? कार्बन संख्या 7 है क्या कहेंगे? हेप्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हेप्ट कहा जाएगा। अगर 7 है तो हेप्ट कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 8 है तो उसको क्या कहेंगे? अक्ट कहा जाएगा। कार्बन संख्या अगर 8 है तो अक्ट कहा जाएगा। अगर 9 है कार्बन की संख्या तो उसको क्या कहेंगे? नोन कहा जाएगा। कार्बन संख्या 9 है तो उसको क्या कहेंगे? नोन कहा जाएगा। अगर 10 है कार्बन की संख्या तो उसको क्या कहेंगे? डेक कहा जाएगा। तो अब आईपीएससी जब नाम लिखा जाता है तो कार्बन की जो काउंटिंग होती है तो इसी ढंग से लिखा जाता है। अगर 1 कार्बन रहेगा तो मेथ के लिए संबोधन, 2 कार्बन तो एथ के लिए संबोधन, 3 कार्बन तो प्रोप के लिए, 4 है तो ब्यूट के लिए, 5 है तो पेंट लिखा जाएगा, 6 है तो हेक्स लिखा जाएगा, 7 है तो हेप्ट लिखा जाएगा, 8 है तो अक्ट लिखा जाएगा, 9 है तो नोन लिखा जाएगा, 10 रहेगा तो डेक लिखा जाएगा। अब ये तो हमारा आईपीएससी नाम लिखने का विधि था कि कितना कार्बन जो होता है उसके आधार पर लिखा जाता है। अब आपको आईपीएससी नाम लिखने के बारे में अगले वीडियो में अपलोड कर रहे हैं।